बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 7 समकालीन विश्व में सुरक्षा। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने के साथ साथ ये इतने ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, तो इन चीजों को अगर आप कीजिएगा तो जाहिर सी बात अच्छे नंबर तो आएंगे आएंगे। तो इस वजह से हर चीजों को तैयार करके रखिएगा, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ अगर आपको प्रॉपर हर एक चैप्टर का वीडियो चाहिए, जैसे हर एक चैप्टर वाइज आपको वीडियो चाहिए, ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो हो गई। और इससे पहले जो मैंने बनाया था हर एक चैप्टर का एक सेपरेट वीडियो बनाया था, तो वो कहाँ पे मिलेगा? वो मिलेगा आपको विकास स्टडी पॉइंट के ऐप पे मिलेगा। तो जाइए फटाक से डाउनलोड कर लीजिए। अभी चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। तो देखिए, बार बार सुरक्षा की बात की जाती है और आज के टाइम पे आपको पता है सुरक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुकी है। सुरक्षा है क्या? पहले इस चीज को समझिए। सुरक्षा क्या होता है? आप समझते हो खतरा। खतरा जैसे खतरा किसको होता है? खतरा बेसिकली कई सारे ऐसे खतरे होते हैं जो कि इंडिविजुअल होते हैं, कई सारे ऐसे खतरे होते हैं जो कि सामूहिक होते हैं। इंडिविजुअल कैसे होते हैं? जैसे जैसे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से खतरा, ये क्या हो गया? इंडिविजुअल हो गया। लेकिन पूरे समूह को वायरस से खतरा, जैसे आपने देखा कोविड आया था, कोविड से खतरा हुआ, सभी को खतरा हुआ, तो ये क्या हुआ? सामूहिक खतरा हुआ ना। तो देखिए, बेसिकली अगर मैं बात करूं तो खतरा क्या होता है? खतरा यानी कि एक तरीके से जो हमें हार्मफुल होता है, जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है, उसी को कहते हैं खतरा। और खतरे से मिलने वाली आजादी को ही क्या कहते हैं? सुरक्षा कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आज पुलिस है। पुलिस किस वजह से बनाई गई, क्यों बनाई गई? ताकि अगर हमारे ऊपर कोई खतरा आता है तो उस खतरे से छुड़ाने का जो जिम्मा होता है वो होता है पुलिस वाले का। यानी कि पुलिस वाले हमें इस खतरे से आजादी दिला देते हैं और इसे ही हम सुरक्षा का नाम देते हैं। तो चलिए सुनते हैं, सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है खतरे से आजादी। अगर आपको एक लाइन में किसी को बताना है तो आप क्या बताओगे? सुरक्षा का मतलब यह है खतरे से आजादी। मानव का अस्तित्व और किसी देश का जीवन खतरे से भरा होता है। यानी कि चाहे मानव हो चाहे कोई भी हो, हर कोई खतरे से भरा रहता है। कैसे भरा रहता है अभी हम आगे देखने वाले हैं। किंतु हर तरह के खतरे को सुरक्षा पर खतरा नहीं माना जाता है। यानी कि अगर कहा जाए तो हर प्रकार का जो खतरा होता है वो सुरक्षा पर खतरा नहीं माना जाता है। जैसे जैसे आप देखो, बेसिकली अगर कहा जाए तो आज पृथ्वी हमारी स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? क्योंकि हमें पता है कि एक ही जगह पे स्टेबल है और ये घूमते रहती है कि यानी कि सूर्य का चक्कर लगाती है। तो ये तो क्या है? ये तो इसकी प्रकृति है। लेकिन आप अगर सुनने लगो कि यार पृथ्वी कहीं गिर जाए तो क्या होगा, या फिर पृथ्वी पे कोई दूसरा ग्रह टकरा जाए तो क्या होगा, तो ये क्या है? ये खतरा तो है, लेकिन इस खतरे को खतरा थोड़ी नहीं मानोगे। ये तो प्राकृतिक है, नेचुरल होना है तो होगा ही होगा। लेकिन वो खतरा जो हम खुद पैदा करते हैं, जैसे हम क्या पैदा करते हैं? अब वृक्ष है, पर्यावरण मानी पर्यावरण में तो वृक्ष जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? वृक्षों को काटते हैं, तो खतरे को चुनौती तो हम खुद देते हैं ना। तो ऐसे खतरे बहुत ज्यादा खतरनाक खतरे होते हैं और इसी से सुरक्षा हमें मिलनी चाहिए। और कैसे मिलेगी? वो उस तरीके से मिलेगी जब हम खतरे को कम करने के उपाय करेंगे। तो समझ में आ गया? देखो, इतनी सारी चीजें मैं समझाया इसी वजह से रहा हूं ताकि आपको एक टॉपिक समझ में आ जाए कि सुरक्षा क्या होती है। क्योंकि सुरक्षा अगर समझ में आ गया तो जितनी भी चीजें आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। विश्व सुरक्षा का क्या अर्थ है? यानी कि अब विश्व को सुरक्षा मिलेगी। विश्व को सुरक्षा कैसे मिलती है? जैसे विश्व में आपको पता है पृथ्वी का बढ़ता तापमान कहीं ना कहीं खतरा है विश्व के लिए। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद खतरा है विश्व के लिए। एड्स, बर्ड फ्लू, कई प्रकार की बीमारियां जैसे कोरोना वायरस, ये भी क्या है? विश्व के लिए खतरा है। तो इन खतरों से जो सुरक्षा मिलती है ना, ये सब विश्व सुरक्षा के खतरे हैं। और इन सभी खतरों से जो हमें आजादी मिलती है ना, इसी को विश्व सुरक्षा कहते हैं। तो यही चीज है जो कि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि सुरक्षा क्या है। सुरक्षा बेसिकली हर टाइप के खतरे से जो आजादी मिलती है उसी को सुरक्षा का नाम दिया जाता है। अभी हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जो दूसरा हमारा क्वेश्चन है वो ध्यान से देखिएगा, मतलब यहाँ से दो तो हो गए, लेकिन दूसरा स्लाइड पे जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो देखिए। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा लिखिए। यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है। और इससे पहले वाला जो ये क्वेश्चन मैंने बताया, ये 2 नंबर के
क्वेश्चन में पूछता है, लेकिन ये समझाना आपको बहुत ही ज्यादा जरूरी था, इस वजह से मुझे समझाना पड़ा। अदरवाइज ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। सुरक्षा के पारंपरिक धारणा और अपारंपरिक धारणा क्या होती है? पहले हम समझते हैं सुरक्षा के प्रकार। सुरक्षा के प्रकार दो टाइप्स के होते हैं, पहला पारंपरिक अवधारणा, दूसरा होता है अपारंपरिक धारणा। पारंपरिक को दो भागों में बांटा गया, एक बाहरी सुरक्षा और दूसरा आंतरिक सुरक्षा। और अपारंपरिक की धारणा ये है अभी जो क्या हम पढ़ने वाले हैं। पारंपरिक धारणा में अगर कहा जाए तो दो टाइप्स के आता है, एक है बाहरी, दूसरा है आंतरिक। बाहरी जैसे एक देश को दूसरे देश से खतरा, ये क्या है? बाहरी है। दूसरा आंतरिक क्या होता है? एक देश के अंदर होने वाले खतरे, जैसे मान लो एक देश ये है, एक देश ये है, तो अभी एक देश से दूसरे देश में अगर कोई खतरा है तो ये क्या है? बाहरी खतरा है। लेकिन इस देश के अंदर ही कोई खतरा है तो ये क्या है? हुआ आंतरिक खतरा हुआ ना। अच्छा, आगे सैन्य आक्रमण की धमकी जिसकी वजह से प्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा, जैसे एक देश दूसरे देश को धमकी देता है ना, तो ये जो खतरे होते हैं ये बाहरी खतरे होते हैं और इनसे जो सुरक्षा मिलती है वो बाहरी सुरक्षा होती है। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं आंतरिक सुरक्षा में, तो जैसे अराजकता फैल जाती है, जैसे देखते हो ना अंदर ही अंदर दंगे फसाद हो जाते हैं। अच्छा, इंडिया में भी देखो तो शाहीन बाग में एक बार वो हुआ था, अपना क्या बोलते हैं, शाहीन बाग में लोग धरना प्रदर्शन पर बैठ गए थे, तो ये अराजकता यानी कि दंगे फसाद है। इसके अलावा बीमारी हो गई, नक्सलवाद हो गया, आंदोलन हो गया, नौकरी भी एक प्रकार की खतरा। अगर मान लो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है तो ये भी एक प्रकार की खतरा ही हुआ ना। तो ये है आंतरिक खतरा जो कि एक देश के अंदर होती है। अब हम समझते हैं बाहरी सुरक्षा क्या होती है। तो बाहरी सुरक्षा मतलब सैन्य कार्रवाई से आम नागरिकों के जीवन के लिए जो खतरा होती है, और इन सभी खतरों से ये जितनी भी बातें हो रही है सब किसकी बातें हो रही है? खतरों की बातें हो रही है। और इन सभी खतरों से जो आजादी मिलती है, क्या मिलती है? आजादी मिलती है। इसी को क्या कहते हैं? बाहरी सुरक्षा का नाम दिया जाता है। और ये आंतरिक जो खतरा हम बात करें, जैसे अराजकता, बीमारी, नक्सलवाद, आंदोलन, नौकरी, इसके अलावा राज्यों द्वारा अलग देश बनाने की मांग, नागरिकों द्वारा अलग देश बनाने की मांग, राज्यों द्वारा अलग देश बनाने की मांग और नागरिकों द्वारा अलग राज्य बनाने की मांग। तो ये जितने भी खतरे हैं, इन खतरों से जो आजादी मिलती है इसी को आंतरिक सुरक्षा का नाम दिया जाता है। समझ में आ गया? दोबारा एक बार और वीडियो देखिएगा, बिल्कुल A to Z चीजें समझ में आएंगी, मुझे पक्का भरोसा है आप लोग पे, ठीक है ना। अभी आगे समझते हैं अपारंपरिक धारणा। अपारंपरिक धारणा की अगर मैं बात करूं तो अपारंपरिक धारणा में ऐसे खतरे आते हैं जो कि नए खतरे में माने जाते हैं। नए खतरे जैसे अभी देखो कोविड आ गया तो एक नया खतरा हुआ ना, तो ये चीज है। खतरों की सूची में अकाल, महामारी, आपदाओं को शामिल किया गया क्योंकि युद्ध, जनसंहार तथा आतंकवाद साथ मिलकर जितने व्यक्ति को मारते हैं उससे कहीं अधिक लोग महामारी, अकाल और प्राकृतिक आपदा की भेंट चढ़ जाते हैं। जितना एक देश और दो देश में जब लड़ाई होती है और जितने सैनिक, जितने लोग मारे जाते हैं उससे कहीं अधिक किससे मारे जाते हैं? उससे कहीं अधिक अगर बात किया जाए तो आतंकवाद से मारे जाते हैं, महामारी से मारे जाते हैं, प्राकृतिक आपदाओं से मारे जाते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट बात कर ले, चलिए आगे समझते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते आतंकवाद के पीछे क्या कारण है। तो देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ रहे आतंकवाद के पीछे निम्नलिखित कारण, जैसे कौन कौन से कारण है। पहला है तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी। अभी आप मुझे एक बात बताओ कि पहले के टाइम पे आतंकवादी इतने ज्यादा नहीं थे जितने आज के टाइम पे हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उनको सूचना मिल जाती है, इनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इनको सूचना मिलती रहती है, और सूचना मिलती रहती है तो इनको हर एक प्लान में आसानी हो जाती है। तो देखिए क्या लिखा है, तकनीकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने आतंकवादियों की दुस्साहस को बढ़ावा दिया है। यही कारण है कि आतंकवादी समूचे विश्व की समस्या बन चुके हैं। जाहिर सी बात है, प्रौद्योगिकी और टेक्नोलॉजी जितना आम व्यक्ति को फायदा पहुंचाई है उससे कहीं अधिक आतंकवादियों को भी फायदा पहुंचाई है। आगे समझते हैं तस्करी, जमाखोरी, वायुयानों को लूटने, पानी के जहाजों को बंधक बनाने जैसे घटनाओं के पीछे विश्व अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण ही है। आतंकवादियों के लिए किसी भी देश की मुद्रा का आंतरण करना आसान हो गया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जितनी भी तस्करी हो रही है या फिर वायुयान में लूटमार हो रहा है, पानी के जहाजों में बंधक बनाए जा रहे हैं, ये जितनी भी चीजें हो रही हैं ये वैश्वीकरण का ही देन भी है। ठीक है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे वैश्वीकरण भी है, क्योंकि इससे एक देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाते हैं और जाहिर सी बात है जाने के बाद वहां पे रहते हैं, चीजों को देखते हैं, देखने के बाद आतंकवादियों को बताते हैं और कमजोर चीजों को नोट आउट करके जाते हैं और फिर उसी पे वो अपना एक्शन ले लेते हैं। आगे अत्याधुनिक हथियारों को नई प्राविधियों से बनाकर उन्हें बेचने की होड़ शीत युद्ध के दौरान की शैली। अब देखिए क्या है, आपको पता है शीत युद्ध में एक अमेरिका था, एक सोवियत संघ था, जो बहुत ही जोरों शोरों से आपस में लड़ाई हो रही थी। अब आप ये मत समझिएगा कि हथियारों की लड़ाई होती, बल्कि क्या हुई थी, हथियारों की लड़ाई होने के बजाय
एक दूसरे की विचारधाराओं से लड़ाई थी, ठीक है। इसमें अस्त्र शस्त्र नहीं उठाए गए थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तनाव, संघर्ष, मतभेद एक दूसरे में जारी था। तो देखिए क्या लिखा है, अत्याधुनिक हथियारों को नई प्रविधियों से बनाकर उन्हें बेचने। अब देखो इसमें क्या है कि नए नए प्रकार के हथियार बनाए गए और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आतंकवादियों को मौका मिला उन हथियारों को यूज करने का, ठीक है ना। क्योंकि इसमें आपको पता है सोवियत संघ में भी खूब हथियार बनाया, अमेरिका ने भी खूब हथियार बनाया, और इन हथियारों की वजह से आतंकवादियों ने भी कहीं ना कहीं हथियारों का भरमार अपने पास रख लिया, और जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद बढ़ता रहता है। आगे समझते हैं, यातायात के साधन तथा स्वचालित यानों ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा दिया है। यानी कि यातायात ने भी कहीं ना कहीं, आज व्यक्ति देखते हो एक जगह से दूसरी जगह गया है और इसमें आसानी हुई है। आम व्यक्ति को फायदा तो हुआ ही हुआ है, साथ ही साथ आतंकवादियों को भी फायदा हुआ है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, 5वां क्वेश्चन है, शक्ति संतुलन क्या है, कोई देश इसे कैसे कायम कर सकता है। तो ध्यान से देखिएगा, शक्ति संतुलन का मतलब क्या होता है। आप देखो, शक्ति संतुलन का मतलब होता है, संतुलन का मतलब होता है बैलेंस बना के रखना। अब मान लो एक देश ये है, एक देश ये, एक देश ये, एक देश ये, इधर बहुत सारे देश हैं। अब आप क्या देखते हो कि सारे देश एक जैसे हैं, एक जैसे बराबर है। अभी आप क्या देखोगे कि अगर मान लो कि ये देश हथियार बना रहा है, ये देश मान लो एक हथियार बना दिया, तो जाहिर सी बात है ये पावरफुल हो गया बाकियों के देशों से। तो बाकी के देश क्या कहेंगे, अगर एक देश के पास हथियार है तो मैं भी हथियार बनाऊंगा, ये भी कहेगा मैं भी बनाऊंगा, ये भी कहेगा मैं भी, ये भी कहेगा मैं भी, ये भी कहेगा मैं भी। अब देखो, अगर किसी एक के पास सिर्फ हथियार है, बाकियों के पास नहीं है, तो क्या शक्ति संतुलन हुआ? नहीं हुआ। लेकिन अगर सभी के पास हथियार है तो शक्ति संतुलन हुआ ना, तो जाहिर सी बात है हुआ। तो शक्ति संतुलन का मतलब ये है, या तो सारे बलवान बन जाओ, सबके पास हथियार हो, या तो किसी के पास हथियार ना हो, यानी कि सेम रहना है। अगर एक देश के पास परमाणु बम है तो आपके पास भी परमाणु बम होना चाहिए, तभी तो टक्कर हो पाएगा। तो इससे शक्ति संतुलन बनी रहेगी कि ना ये देश इस पे आक्रमण करेगा, ना ये देश इस पे आक्रमण करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इसको पता है कि अगर मैं आक्रमण करूंगा तो ये भी आक्रमण कर देगा। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे एक है अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ। अब मान लो कि अमेरिका जो है सोवियत संघ पे आक्रमण क्यों नहीं कर रहा था? क्योंकि उसको ये बात पता था कि अमेरिका के पास भी हथियार बहुत है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो सोवियत संघ भी हमला कर देगा और नुकसान दोनों को ही होगा। तो शक्ति संतुलन यहाँ पे थी, इसलिए तो लड़ाई नहीं हो रही थी, ठीक है। देखिए, शक्ति संतुलन का है कि शक्ति संतुलन का अर्थ है कि किसी भी देश को इतना सबल यानी कि मजबूत नहीं बनने दिया जाए कि वो दूसरे के लिए खतरा बन जाए। जैसे मैंने बताया ना कि इसको अगर ये हथियार बना लिया है, बाकियों के पास हथियार नहीं है, तो जाहिर सी बात है ये खतरा बन सकता है सभी के लिए। तो जाहिर सी बात है कोई भी देश ऐसा बनने ही ना दो इसको। आगे, शक्ति संतुलन के अंतर्गत विभिन्न भिन्न राष्ट्र अपने आपसी शक्ति संबंधों को बिना किसी बड़ी शक्ति के हस्तक्षेप के स्वतंत्रता पूर्वक स्वचालित करना चाहते हैं। तो मतलब क्या है कि शक्ति संतुलन के अंतर्गत क्या होता है कि सभी देश ये चाहते हैं कि चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे कुछ भी हो, मैं अपना इंडिविजुअल करूंगा। हम किसी भी दूसरे देश का अपने ऊपर कोई जोर दबाव नहीं रखेंगे। और जाहिर सी बात है सारे देश अगर ऐसा ही करने लगे तो शक्ति संतुलन बना रहेगा। लेकिन अगर देखो, एक देश दूसरे देश पे कायम अगर कुछ अपनी शक्तियों को दबदबा रखेगा तो इससे क्या होगा? इससे ये समझ में आएगा कि एक देश ज्यादा पावरफुल है, दूसरा देश बाकी पावरफुल नहीं है। तो क्या यहाँ पे शक्ति संतुलन हुआ? नहीं हुआ ना। तो शक्ति संतुलन का मतलब होता है कि जैसे ये पावरफुल है वैसे ये भी पावरफुल रहेगा। समझ में आ गया? अच्छा, इसको बनाए रखने के क्या क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं हेडिंग्स लिखा हूँ और हेडिंग्स मैंने लिख दिया, तो इस चीजों को समझा तो मैं देता हूं, लेकिन अगर पेपर में अगर एक क्वेश्चन आ जाता है 6 नंबर में तो इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ जाएगा। इनमें से कोई 4 एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आप ध्यान से सुनिए। अब शक्ति संतुलन कैसे बनाए रख सकते हैं? तो पहली चीज है गठजोड़ करके। पहली चीज है क्या? गठजोड़ करके। अब कैसे गठजोड़ करके मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मैंने कर दिया यहाँ पे इरेज, और ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मान लो गठजोड़ का मतलब क्या हुआ, मैंने बताया ये देश, ये देश, ये देश, ये देश, ये देश है। अब मान लो कि इसने क्या किया, इसने अपना हथियार बना लिया। अब मान लो इसके पास इतने पैसे नहीं है कि ये हथियार बनाएगा, तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा और गठजोड़ कर लेगा। भाई तू मेरा फ्रेंड है, सबसे बढ़िया दोस्त है, तो आप बताओ दोस्तों पे कोई आक्रमण करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इससे क्या हुआ? शक्ति संतुलन बनी रहेगी। दूसरा देश तो आक्रमण करेगा ही नहीं, ऐसे बाकी भी देश इसको दोस्त बना लेंगे। तो दोस्त जब बन जाएगा तो दूसरा आक्रमण करेगा नहीं। अच्छा, आगे चल के पैसा हो गया तो ये भी अपना हथियार बन जाएगा। तो अगर इन फ्यूचर अगर दोस्त भी नहीं रहे और इसके पास हथियार है तो जाहिर सी बात है ये इस पे आक्रमण नहीं करेगा, ना ही ये इस पे आक्रमण करेगा।
तो समझ में आ रहा है गठजोड़ का मतलब? गठजोड़ का मतलब होता है गांठ जोड़ लेना, यानी कि दूसरे से दोस्ती कर लेना। दूसरा का होता है शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है या तो किसी के पास हथियार ना हो, या निशस्त्रीकरण का मतलब होता है किसी के पास हथियार ना हो, या तो शस्त्रीकरण यानी कि सबके पास हथियार हो। यानी कि किसी के पास हथियार नहीं है तो भी शक्ति संतुलन है, या सबके पास एक एक हथियार है तो भी शक्ति संतुलन है। क्योंकि यहाँ पे एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करेगा तो उसके पास भी हथियार है, इसके पास भी हथियार है। आगे क्षतिपूर्ति। अगर मान लो एक देश दूसरे देश पे आक्रमण कर दिया और उसका क्षतिपूर्ति कर देता है, यानी कि जो नुकसान होता है उसको भर देता है, तो इससे भी शक्ति संतुलन बना रहेगा। जैसे मान लो कि आपने कुछ काम किया जिसके वजह से दूसरे का नुकसान हो गया, अब दूसरे का नुकसान हुआ तो उसका भरपाई आपने कर दिया, तो क्या सामने वाला आपसे गुस्सा रहेगा? क्या सामने वाला आपको मारेगा? क्या नहीं, आपने भरपाई कर दिया ना, तो वो चीज है। आगे हस्तक्षेप करके और हस्तक्षेप करके, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो इस देश और इस देश में अनबन हो गई, कुछ मनमुटाव हो गया, तो इस टाइम पे क्या होता है कि अगर कोई दूसरा देश हस्तक्षेप करता है तो या तो ये युद्ध भड़क हो सकता है, यानी कि लड़ाई हो सकती है, या तो बिल्कुल ही नहीं हो सकती है। क्यों? अगर मान लो कि अगर ये इसने इसको भड़का दिया तो युद्ध हो जाएगा, अगर नहीं भड़काया, दोनों को समझा दिया, तो युद्ध नहीं होगा, और जब युद्ध नहीं होगा तो शक्ति संतुलन तो बना ही रहेगा। तो ये चीज है। आगे संतुलनधारी, इसका मतलब होता है कि हर एक देश अपना एक संतुलन बना के रखे कि मैं इतना हथियार बनाऊंगा, ये भी कहेगा कि मैं भी सेम हथियार बनाऊंगा, ये भी कहेगा मैं भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम। जब सारे ही सेम रहेंगे तो शक्ति संतुलन बना रहेगा। समझ में आया? नेक्स्ट बात कर ले, चलिए जी आगे समझते हैं। ये देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इन क्वेश्चनों का जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, इससे हमें ये पता लगेगा कि आप पढ़ते हो। अगर नहीं करोगे तो जाहिर सी बात है यार कि इतना सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने का कुछ फायदा हुआ क्या? कुछ फायदा नहीं है। तो यूएनओ के महासचिव कौन है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे ये भी बताइए, और हाल फिलहाल में उनकी डेथ कब हुई ये भी बताइएगा। और आगे क्या लिखा है कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? जल्दी से बता दीजिए। और दूसरी दुनिया किसको कहा जाता है? ये 4 क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। आगे अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसकी वजह से आपकी स्टडी और बेटर हो जाएगी। बाकी विकास स्टडी पॉइंट का ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको वीडियोस, नोट्स, टेस्ट सीरीज सारा चीज आपको प्रोवाइड किया गया है। जाहिर सी बात है, जाइए वहां पे चीजों को देखिए, समझ में आएगा, अच्छे से पढ़िए, और कोई दिक्कत परेशानी होती है तो इस नंबर पे आप मैसेज कीजिए, ठीक है। बाकी www.vikasstudypoint.com पे वेबसाइट है, वहां पे जाके आप सारी चीजें चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सहयोगात्मक मूलक सुरक्षा क्या होती है। अब देखिए, अगर किसी को क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर भी समझ में आ जाएगा। तो सहयोग का मतलब क्या होता है? एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन, मूलक सुरक्षा यानी कि एक ऐसा सुरक्षा जिसमें एक दूसरे का सहयोग हो। अब इसका मतलब क्या हुआ? सहयोग से कैसे सुरक्षा स्थापित हो सकती है? तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे ये विश्व है और विश्व में ये बहुत सारे देश हैं, विश्व में क्या है? बहुत सारे देश हैं। तो अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा खतरा आया जो सभी के ऊपर आया एक साथ, आप कहोगे सर ऐसा खतरा कौन सा हो सकता है? तो ऐसा खतरा हो सकता है महामारी। जैसे आपने देखा कोविड-19 जो आया था, सभी देशों में आया था। तो इस टाइम पे क्या है, अब एक देश दूसरे देश का सहयोग करेगा। जब एक देश दूसरे देश का सहयोग करेगा तभी जाके सुरक्षा को स्थापित किया करा जा सकता है ना, कि ऐसा थोड़ी ना होगा कि एक देश खुद ही सामना कर रहा है, नहीं ना। तो अभी कोविड-19 आया था तो उस टाइम पे आपने देखा कि सभी देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। किसी के पास दवाई है तो वो दूसरे देश में सप्लाई कर रहा है, किसी के पास ऑक्सीजन है तो वो दूसरे देश में सप्लाई कर रहा है, किसी देश के पास वैक्सीन बन गया तो वो दूसरे देश में सप्लाई कर रहा है, किसी के देश के पास पैरासीटामॉल है तो वो दूसरे देश को दे रहा है। तो इस तरीके से सहयोग के द्वारा सुरक्षा को स्थापित किया जा सकता है, और यही है इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिए, सुरक्षा पर मंडराते अनेक अपारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सैन्य संघर्ष ही नहीं बल्कि आपसी सहयोग की जरूरत भी होती है। जैसे महामारी, आतंकवाद, वैश्वीकरण, निर्धनता, शरणार्थियों की समस्या इत्यादि। शरणार्थियों की भी समस्या कहीं ना कहीं सामूहिक खतरा होता है। जैसे एक देश में अगर कुछ हो रहा है तो वो छोड़ के दूसरे देश में चले जाते हैं, तो ये गलती है ना, बल्कि इस देश को खुद ही मजबूत बनना चाहिए। तो ये चीज है। आगे सहयोग मूलक सुरक्षा से विभिन्न देशों के अलावा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य संस्थाएं जैसे यूएनओ और विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, स्वयंसेवी संगठन, ऐसे जो देश हैं वो शामिल
हुए हैं और इन सभी देशों और एजेंसियों के द्वारा ये जो सहयोग मूलक सुरक्षा इस चीज को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे आपने देखा कोविड-19 के समय ये जितने भी संगठन थे एक दूसरे देश को बहुत ज्यादा हेल्प किए थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, युद्ध के सिवाय मानव सुरक्षा के किन्हीं 4 खतरों के बारे में कीजिए। जैसे आपको पता है एक देश को दूसरे देश से खतरा होता है ना, और किस चीज से खतरा होता है? युद्ध से। जैसे भारत और पाकिस्तान में सिर्फ युद्ध का ही खतरा होता है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि युद्ध के बजाय, अगर युद्ध ना हो तो इसके बजाय मानव सुरक्षा के लिए कौन कौन से खतरे हो सकते हैं? तो क्या खतरा हो सकता है? पहला है वैश्विक ताप वृद्धि। जैसे आप देखते हो ग्लोबल वार्मिंग, आप देख रहे हो दिन प्रतिदिन जो गर्मी है बढ़ते जा रही है, तो ग्लोबल वार्मिंग होते जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो होते जा रही है इससे एक देश परेशान नहीं बल्कि सारे देश परेशान है। तो ये युद्ध नहीं है बल्कि फिर भी खतरा है। तो खतरा है तो वैश्विक ताप वृद्धि, तो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सभी देशों को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? इंसान है। इंसान अगर सारी चीजों को अगर ध्यान से नियमित रूप में करे, जनसंख्या पे कंट्रोल करे तो विश्व तापन कम हो सकता है। अच्छा, दूसरा चीज शरणार्थियों की समस्या। एक देश में लड़ाई होती है, उस लड़ाई की वजह से वो देश के जो लोग होते हैं वो दूसरे देश में चले जाते हैं, तो इसकी वजह से दूसरे जो देश होता है वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है, और जब जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी तो जाहिर सी बात है महंगाई बढ़ जाएगी, महंगाई बढ़ेगी तो बहुत सारी चीज में दिक्कतें हो सकती हैं। तो इसी वजह से शरणार्थियों की भी समस्या कहीं ना कहीं खतरों में आता है। तो देखिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष। अब आप कहोगे सर दक्षिणी गोलार्ध क्या है? तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो ये हमारा पूरा विश्व है और इस विश्व में आपको पता है ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ ये है। अब इसमें ईस्ट ये है, वेस्ट ये है, नॉर्थ ये है, साउथ है, तो इसको कहते हैं जी उत्तरी गोलार्ध, इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी जो गोलार्ध है वो उसमें विकसित देश बहुत है यानी कि अमीर देश बहुत है, दक्षिणी गोलार्ध में विकसित देश कम है यानी कि गरीब देश बहुत ज्यादा है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष क्यों चलता है? गरीबी की होने की वजह से। तो दक्षिणी गोलार्ध के देशों में सशस्त्र संघर्ष, युद्ध के कारण लाखों लोग शरणार्थी बन चुके हैं और सुरक्षा की जगह की तलाश में वो निकल चुके हैं। 1990 से लेकर 95 के बीच 70 देशों के मध्य कुल कितनी लड़ाई हुई? 93 युद्ध हुए थे और इसमें लगभग 55 लाख लोग मारे गए थे। इसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति, परिवार और कभी कभी पूरे समुदाय को सर्वव्याप्त भय अथवा आजीविका, पहचान और जीवन यापन के परिवेश के नाश के कारण जन्मभूमि को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया। अब जाहिर सी बात है अगर युद्ध होगा तो उस जगह को छोड़ के तो आप जाओगे, तो इसकी वजह से शरणार्थियों की समस्या बढ़ जाती है। आगे समझते हैं तीसरा, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद। इसका मतलब क्या है? टेररिज्म की वजह से सभी को समस्याएं तो होती हैं। तो ये लिखा कि आतंकवाद का आशय राजनीतिक खून खराबे से है जो कि जानबूझकर बिना किसी वजह से नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद एक से ज्यादा देशों में व्याप्त है और इसके निशाने पर कई देशों के नागरिक हैं। आतंकवाद के चिर परिचित उदाहरण जैसे विमान अपहरण किसका किया गया था? याद करो, अमेरिका वाला केस मैंने बताया था। ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 2001 में। अमेरिका ने चलाया था किसके खिलाफ? आतंकवादियों के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका के 4 जहाजों को, व्यावसायिक विमानों को कब्जा कर लिया था आतंकवादियों ने। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आतंकवाद भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो विमान अपहरण, भीड़ भाड़ जगहों पे बम फोड़ देना, जैसे रेलगाड़ी, होटल, बाजार जैसे ऐसी ही अन्य जगहों पर बम लगा देना, तो इससे क्या होता है? इससे नुकसान ही होगा। आतंकवादियों का काम ही है नुकसान करना। नेक्स्ट समझ लेते हैं, प्रदूषण अथवा पर्यावरण क्षरण। अब इससे भी कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को नुकसान होता है। जैसे पर्यावरण में हो रही भारी तीव्र हानि से संपूर्ण विश्व की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। जैसे विश्व की आबादी निरंतर बढ़ रही है, वह 700 करोड़ के आंकड़े को छू रही है, यानी कि टोटल विश्व की आबादी अगर बात करें तो 700 करोड़ के आसपास पहुंच रही है। इस विशाल मानव समूह के लिए निवास स्थान, रोजगार के लिए, नए नए कारखानों के निर्माण के लिए भू स्थल, जन संसाधन का अभाव है। अब व्यक्ति पैदा हुआ है तो जाहिर सी बात है नौकरी तो करेगा ही, तो नौकरी करेगा तो नौकरी तो चाहिए ही चाहिए, तो कारखाने खोलने पड़ेंगे। और इसके अलावा निवास यानी कि रहने के लिए उसको चाहिए जगह, खाने के लिए खाना तो चाहिए। ठीक है, तो इन सभी चीजों का अभाव हो जाता है, यानी कि कमी हो जाती है। अभी से यह महसूस किया जा रहा है। विश्व के अनेक देशों में क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। पर्यावरण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, जिससे मानव की भावी पीढ़ी यानी कि जो आने वाली पीढ़ी जो है वो भयंकर खतरों में
उनके लिए एक भयंकर खतरा पैदा होता जा रहा है। और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव स्वरूप, सामान्य जीवन और शांत वातावरण के लिए खतरा पैदा हो गया है। तो इन सभी की वजह से कहीं ना कहीं मानव सुरक्षा खतरे में है। ठीक है, तो अभी देखिए इसमें हमने युद्ध की कहीं बात नहीं की है, बल्कि ये वो खतरे हैं जो कि पर्यावरण की वजह से होते हैं, आतंकवाद के कारण होते हैं, शरणार्थियों की वजह से होते हैं और विश्व तापन की वजह से होते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, भारत की सुरक्षा रणनीति के लिए विभिन्न घटकों का उल्लेख कीजिए। यानी कि सुरक्षा नीति कैसे बनाई गई है, भारत ने क्या क्या चीज किया है, इस चीज को देखिए। तो देखिए क्या लिखा है कि भारत की सुरक्षा रणनीति के विभिन्न घटक भारत को पारंपरिक यानी कि सैन्य खतरा और अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ता है। देखिए कोई भी देश है, एक देश में दो खतरे तो होंगे ही होंगे, एक पारंपरिक यानी कि अंदर खतरे, एक अपारंपरिक यानी कि बाहर के खतरे। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो हर एक देश के लिए दो खतरे तो होना ही होना है, एक परंपरागत और एक अपरंपरागत। यानी कि एक सैन्य खतरा और एक बाहर का जो खतरा होता है, ये तो होता ही होता है। तो देखिए ये खतरे सीमा के अंदर और सीमा के बाहर दोनों ही होते हैं। भारत की सुरक्षा नीति के 4 बड़े घटक हैं। अलग अलग वक्त में इन्हीं घटकों के हर फेज से सुरक्षा की रणनीति बनाई जाती है। जैसे कौन से घटक है, पहला है प्रथम घटक कारक। देखिए इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें यह बताया जाएगा कि भारत ने कई सारी लड़ाइयां लड़ी और मैक्सिमम जो लड़ाई हुई है वो पाकिस्तान के साथ हुई है, और एक बार लड़ाई हुई है वो किसके साथ हुई है, चीन के साथ हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सैन्य खतरे से खतरा होता है कि नहीं होता है। एक देश के सेनाओं को दूसरे देश की सेनाओं से खतरा होता है, एक देश की जनता को दूसरे देश की सेना और जनता से खतरा होता है। तो यही लिखा है कि प्रथम घटक में सुरक्षा नीति का पहला घटक यह है कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना। यानी कि भारत ने हमेशा अपने सेनाओं को मजबूत करके रखा है कि कल की डेट में अगर लड़ाई हो जाता है तो उस टाइम पे भारत हमेशा जीते ही। तो देखिए क्या लिखा है, क्योंकि भारत पर पड़ोसी देशों से हमले होते रहे, जैसे पाकिस्तान ने 1947 से 48 में किया, 1965 में किया, 1971 में किया, 1999 में किया। ये कश्मीर मुद्दे पे किया गया था और ये भी आक्रमण हुआ था, आगे चल के इसमें ताशकंद समझौता किया गया था। ये बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए किया गया था और 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था। तो इन सभी की वजह से कहीं ना कहीं भारत की जो सेना है उसको भारत सरकार हमेशा मजबूत बना कर रखना चाहती है कि कैसी भी सिचुएशन हो, अगर कल की डेट में अमेरिका से ही लड़ाई हो जाए, किसी से भी लड़ाई हो जाए, तो भारतीय सेना सक्षम रहे हर एक मुकाबले को झेलने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक बार लड़ाई हो गई थी 1962 में, चीन से हो गई थी, जो कि चीन ने अचानक से हमला कर दिया था। ठीक है, तो इसी वजह से भारतीय सेना ने हमेशा ही अपने सैन्य क्षमता को मजबूत करके रखा है, तो जिसकी वजह से भारत की सुरक्षा रणनीति मजबूत होती जाएगी। दूसरा क्या लिखा है, सुरक्षा घटक या कारक। यानी कि भारत की सुरक्षा की नीति का दूसरा घटक यह है, यानी कि भारत ने सुरक्षा को देखते हुए दूसरा पॉइंट उसने ये बनाया है कि अपनी सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थानों को मजबूत करना। अब जितने भी संस्थान हैं जो सभी देशों में कोऑर्डिनेशन यानी कि सहयोग बना कर रखते हैं, उसमें भारत हमेशा सहयोग करता रहता है। भारत हमेशा से ही पहले से ही शांति को बढ़ावा देता है, कहता है जी लड़ाई करने से कुछ फायदा नहीं है, आपका भी नुकसान है हमारे भी नुकसान है, तो इसी वजह से हम सब मिलकर काम करते हैं। ठीक है, देखिए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एशियाई एकता, औपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के प्रयासों को हमेशा अहमियत दिया है और इसी वजह से 1961 में गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया गया था और उसमें भारत ने बहुत ही ज्यादा सहयोग किया था। और आगे चल के गुट निरपेक्षता की नीति ऐसी थी कि भाई हमें उन देशों के साथ नहीं रहना है जो हमेशा लड़ाई करते रहते हैं, हमें ऐसे देश बना के रहना है जिसमें कोई लड़ाई नहीं हो, सब आपस में मिलकर रहें। और जाहिर सी बात है इसमें अल्प विकसित देश, विकासशील देश शामिल थे जो कि गरीबी में आते हैं या फिर मिडिल में आते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। हमेशा भारत ने गुट निरपेक्षता के रूप में विश्व शांति का विकल्प हमेशा चुना ही है। भारत ने हमेशा विश्व शांति और सुरक्षा के लिए काफी प्रयत्न किए हैं, जिसकी वजह से और इसके अलावा आगे भी करता रहता है वो कि आगे भी शांति बना रहे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, तीसरे घटक में बात करते हैं। तो भारत की सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक है देश को अंदरूनी सुरक्षा सहयोगों से निपटने के लिए तैयारी करना। यानी कि अभी तो हमने बात किया बाहर की बातों की कि भाई एक देश को दूसरे देश से खतरा है इसलिए हमें सैन्य चीजों को मजबूत करके रखो, दूसरी चीज है विश्व शांति को बढ़ावा दो। अभी हम ये बात करने वाले हैं कि अंदर के खतरे कौन से होते हैं। जैसे अंदर के खतरे भी बहुत सारे होते हैं, जैसे नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीर जैसे क्षेत्र में उग्रवादी समूहों ने समय समय पर इन प्रांतों को भारत से
अलगाने के लिए कोशिश की, यानी कि इन्होंने हमेशा से ही ये सोचा है कि भारत से हम अलग हो जाए, लेकिन भारतीय सेना और भारत की रणनीति इतनी मजबूत है कि वो अलग होने ही नहीं देते हैं, क्योंकि भारत एक अखंड देश है। आगे, भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया है, और यह व्यवस्था विभिन्न समुदाय जन समूहों को अपनी शिकायत को खुलकर रखने, सत्ता में भागीदारी करने की मौका देता है। यानी कि हमेशा से ही ये जो भारत है एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसके थ्रू अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी है, जो शिकायत है, तो खुल के भाई बात करो और सत्ता में भागीदारी करो। जैसे राजनीति में कोई भी एंटर हो सकता है, कोई भी पार्टी है, जैसे आम आदमी पार्टी अब देखो धीरे धीरे नेशनल लेवल पे पहुंच रही है ना, तो ऐसी पार्टी कोई भी हो ना, वो सत्ता में भागीदारी हो सकती है। आगे चौथा कारक है, आखिरी में एक बात यह है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करना, यानी कि अब देखो आर्थिक चीजों को भी मजबूत करके रखना है, जिसकी वजह से भाई पैसा रहेगा तभी तो सारा काम होगा। तो ये लिखा है कि आखिर में एक बात यह है कि भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने का प्रयास किया गया है कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी अभाव से निजात मिले, नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज्यादा न हो। यह प्रयास ज्यादा सफल नहीं हुए हैं। ठीक है, देखिए गरीबी के लिए और सबको नौकरी मिल पाए, सबके बीच में आर्थिक समानता हो पाए, इसके लिए भारत ने हमेशा प्रयत्न किया है, लेकिन ये ज्यादा सफल नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप देखो कैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण किसको मिलता है? एसटी, एससी, ओबीसी। अब मुझे बताइए, और एक एसटी, एससी, ओबीसी को मिलता है, और एक होता है जनरल को आरक्षण नहीं मिलता है, बाकी इनको आरक्षण मिलता है। तो अभी आप मुझे बताइए, क्या एसटी, एससी, ओबीसी में कोई अमीर नहीं है? अमीर है, लेकिन एसटी का सर्टिफिकेट है, उनको और लाभ मिल जाता है। क्या जनरल में गरीब नहीं होंगे ना यार, क्योंकि आप तो किससे बात कर रहे हो? आप तो इस चीज से कर रहे हो कि भाई वो तो कास्ट है, तो कास्ट होने से क्या अमीर बन जाएंगे? क्या नहीं बन पाएंगे। तो इसी वजह से ये कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं। आगे समझते हैं। हमारा देश अब भी गरीब है और यहाँ असमानताएं मौजूद है। क्यों गरीब है? क्योंकि लोग भाई कोऑर्डिनेट करना जानते ही नहीं है। हाँ, धीरे धीरे सारे मिलके काम कर रहे हैं, और ऐसा ही रहा तो आगे चल के गरीबी भी हटेगी। ठीक है, आगे फिर भी लोकतांत्रिक राजनीति में ऐसे अवसर उपलब्ध है कि गरीब और वंचित नागरिकों की अपनी आवाज, यानी कि भारत का सिस्टम ऐसा बना दिया गया है कि गरीब भी अपना आवाज उठा सकता है और वंचित नागरिक भी अपनी आवाज उठा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे समझते हैं सुरक्षा की दृष्टि से खतरे के नए स्रोत कौन से हैं। ये देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सबके सब इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, सबके सब इंपॉर्टेंट है। देखिए सुरक्षा के खतरे के नए स्रोत कौन कौन से स्रोत हैं? तो देखिए सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष हैं, एक मानव सुरक्षा की बात है, एक विश्व सुरक्षा की बात है। मानव सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। मानव सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो मानव सुरक्षा मतलब क्या? जैसे एक देश को दूसरे देश से खतरा, और विश्व सुरक्षा मतलब होता है जैसे महामारी, आतंकवाद, ये सारे विश्व सुरक्षा में आ जाते हैं, सभी की बात हो रही है। तो देखिए ये दोनों सुरक्षा के संदर्भ में खतरों की बदलती प्रकृति पर जोर देते हैं। जैसे पहला है आतंकवाद। तो देखिए नया खतरा आतंकवाद। तो आतंकवाद के बारे में तो मैंने पहले जिक्र कर दिया। आतंकवाद का आशय है कि राजनीतिक खून खराबे से है, जो कि जानबूझकर बिना किसी वजह से नागरिकों को अपना निशाना बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के एक से ज्यादा देशों में व्याप्त है और इसके निशाने पर कई सारे देशों के नागरिक हैं। कोई राजनीतिक संदर्भ या स्थिति नापसंद हो तो आतंकवादी समूह उसे बल प्रयोग की धमकी देकर बदलना चाहते हैं। यानी कि मान लो कि कुछ चीजें उनको पसंद नहीं आ रही, किसको? आतंकवादियों को, तो उस टाइम पे वो बल प्रयोग करने की धमकी दे देते हैं और देने के बाद वो बदलने की कोशिश करते हैं। तो ये नया खतरा है, पुराना भी खतरा है और नया भी खतरा है। आगे मानवाधिकारों का उल्लंघन। मानवाधिकार है यानी कि मानव के अधिकारों का उल्लंघन। तो देखिए मानवाधिकारों के लिए खतरे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नए स्रोतों का अंग माना जाता है। मानवाधिकारों को 3 कोटियों में रखा गया। पहला है राजनीतिक अधिकार। पहला क्या है? राजनीतिक अधिकार, यानी कि हर एक व्यक्तियों को राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए, जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार और सभा करने की आजादी। दूसरा क्या है? आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की आजादी। और तीसरा क्या है? औपनिवेशीकृत जनता और जाति मूलवासी अल्पसंख्यकों के अधिकार आते हैं। मैं कहने का मतलब ये है कि मानव अधिकारों का उल्लंघन, मानवों के लिए बहुत सारे अधिकार बनाए गए हैं, और अगर ये अधिकार वाकई में बनाए गए हैं तो जाहिर सी बात है इसको फॉलो भी किया जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं अधिकार तो बना दिए गए, लेकिन कई स्तरों पर ये अधिकार लागू नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ भ्रष्टाचार की वजह से अच्छी चीजें भी लागू नहीं हो पाती है। आज देख लो किसी भी दफ्तर में चले जाओ, कोई भी दफ्तर, देखो मैं खुला बोल रहा हूँ, किसी भी दफ्तर में चले जाओ,
मैक्सिमम टू मैक्सिमम दफ्तर में आपका काम जल्दी तभी होगा जब आप घूस खिलाओगे। क्यों? क्योंकि सरकार कहते नहीं सरकारी काम बहुत धीरे धीरे होगा, तो ये यही रीजन है, क्योंकि भ्रष्टाचारी बढ़ती है। लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, एक बार मेहनत है, 1 साल 2 साल दबा के मेहनत करो, फिर भ्रष्टाचार करेंगे, कहते हैं ना, और आज के टाइम पे हो भी रहा है। तो यही है, देखिए पढ़ाने का उद्देश्य यही होता है सबका, कि अच्छे से पढ़ोगे तो भ्रष्टाचार को दूर करने की कोशिश करोगे, ठीक है। भ्रष्टाचार की वजह से आज गरीब अमीर, देखो हम सब क्या है, एक निश्चित टाइम के लिए रहेंगे, 60 साल 70 साल 80 साल रह के मर जाएंगे। तो यार भ्रष्टाचार अगर हम करते रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी भी तो ये चीज सीखेगी ना। तो हमें भ्रष्टाचार नहीं करना है, बल्कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रयत्न करते रहना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और कहीं ना कहीं नए खतरे में आता है, ठीक है। तो 2 खतरे यहाँ पे हो गए, अभी हम आगे समझ लेते हैं। तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों की जनता के सामने मौजूदा खतरा में अंतर बताइए। 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि देखिए एक गरीब देश है और एक अमीर देश है, तो मान लेते हैं गरीब देशों को पैसे का खतरा होता है, विकसित नहीं है यानी कि गरीब है, तो जाहिर सी बात अपना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो अमीर देशों को क्या खतरा होता है, इसके पास तो पैसा है ना, इसके लिए कौन से खतरे हैं। तो अभी हम ये बात करने वाले हैं कि गरीबों के लिए खतरे कौन कौन से होते हैं और अमीर देशों के लिए खतरे कौन कौन से होते हैं। तो देखिए तीसरी दुनिया से हमारा अभिप्राय, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया था, पहली दुनिया होती है जिसको कहते हैं अमेरिका और पूंजीवादी देश, दूसरी दुनिया किसको कहते हैं, सोवियत संघ और साम्यवादी देश, तीसरी दुनिया कहते हैं भारत और गुट निरपेक्षता वाले देश। यानी कि पहली दुनिया पूंजीवाद, दूसरी दुनिया साम्यवाद, तीसरी दुनिया गुट निरपेक्षता वाले देश को कहा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा कि तीसरी दुनिया से हमारा अभिप्राय जापान को छोड़कर संपूर्ण एशियाई, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी जैसे देश। अब आप कहोगे सर अमेरिका तो अमीर है, तो लैटिन अमेरिका का मतलब होता है जो दक्षिणी अमेरिका है, जो दक्षिणी गोलार्ध में आता है, वो गरीब ही है। तो इसी वजह से जापान को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो संपूर्ण एशियाई जो देश हैं, अफ्रीकी देश हैं और लैटिन अमेरिका जैसे देश हैं, इन देशों के सामने, विकसित देशों की जनता के सामने आने वाले मौजूदा खतरे में बड़ा अंतर है। यानी कि गरीब वाले देश और अमीर वाले देशों के खतरों में बहुत ही ज्यादा अंतर है। क्या अंतर है, इस चीज को देखते हैं। देखिए विकसित देशों से हमारा अभिप्राय है प्रथम दुनिया तथा द्वितीय दुनिया के देश, यानी कि पूंजीवाद भी अमीरी था, साम्यवाद भी अमीरी था, तो ये दोनों तो अमीर देश में आ जाते हैं, यानी कि विकसित देश में आ जाते हैं, और ये देश तो अल्प विकसित देश यानी गरीब देश में आते हैं। तो देखिए विकसित देशों से हमारा अभिप्राय है प्रथम दुनिया और द्वितीय दुनिया के देशों से है। प्रथम दुनिया के देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, ब्रिटेन आता है, फ्रांस आता है और जर्मनी, इटली, पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश आते हैं। जबकि दूसरी दुनिया में अगर बात किया जाए तो सोवियत संघ आता है और जिसको आज के टाइम पे रूस कहा जाता है, और अधिकतर पूर्वी यूरोप के देश शामिल होते हैं, यानी कि ये ऐसे देश होते हैं जो कि अमीर होते हैं। तो अभी आपको अंतर बता दिया गया कि गरीब देश, अमीर देश। अच्छा, तीसरी दुनिया की बात किया जाए तो तीसरी दुनिया के देशों के सामने बाह्य सुरक्षा का खतरा होता है, लेकिन उनके सामने आंतरिक खतरे भी मौजूद है। बाह्य का मतलब होता है एक देश दूसरे देश से खतरा होता है, और इसके साथ साथ अंदर के भी खतरे होते हैं। जैसे कौन से खतरे होते हैं, बाहरी खतरों में उनके समक्ष बड़ी शक्तियों के वर्चस्व का खतरा है। यानी कि मान लो कोई गरीब देश है और एक अमीर देश है, तो अमीर देश जाहिर सी बात है छोटे देशों पर दबाव बनाएगा ना। तो इस देश के लिए खतरा एक तो ये है, बड़ा देश है, कि ये इस पे दबाव बना लेगा। जैसे याद करो भारत भी किसी का गुलाम था, तो भारत के लिए तो ये सब खतरे थे ना। तो ऐसे ही बताया जा रहा है कि किसी भी देश के लिए बाह्य खतरा यानी कि बाहरी खतरा तो होता ही होता है, और साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो आंतरिक खतरा भी होता है। तो देखिए क्या लिखा है कि बाहरी खतरों में उनके समक्ष बड़ी शक्तियों के वर्चस्व का खतरा है। वर्चस्व का मतलब होता है दबदबा, ये देश इस देश पे दबदबा करता है। आगे, वे देश उन्हें अपने सैन्य वर्चस्व, राजनीतिक विचारधारा के वर्चस्व और आर्थिक सहायता देने के वर्चस्व से डराते हैं। वो कहते हैं कि तुम अगर मेरे में मिलके नहीं रहोगे ना, तो मैं आपको कुछ भी नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं दूंगा। यानी कि अमीर देश छोटे देशों को टॉर्चर करते हैं, ठीक है। आगे, प्राय बड़ी शक्तियां उनके पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करके या मनमानी कठपुतली सरकारें बनाकर उनसे मनमाने तरीके से तीसरी दुनिया के देशों के खतरे पैदा कर देते हैं। यानी कि कहा जाए तो जो अमीर देश है गरीब देशों के लिए खतरा बन जाते हैं। आगे, तीसरी दुनिया के सामने आतंकवाद का भी खतरा होता है, एड्स का खतरा, बर्ड फ्लू का खतरा, अन्य महामारियों का भी खतरा आ ही जाता है। इन देशों में प्राय संकीर्ण भावना के कारण, संकीर्ण भावना का मतलब छोटी सोच के कारण परस्पर घृणा उत्पन्न भी होती है, ठीक है।
आपस में घृणा उत्पन्न होती है, जैसे जाति भेदभाव पे आधारित जो आंतरिक जो दंगे होते हैं, ऐसे खतरे भी होते हैं। अब कोई भी गरीब देश है, उसमें देखोगे अंदर की भी चीजें सही नहीं होती है, मतलब क्या है कि अंदर की भी जो जाति व्यवस्था जो सिस्टम बनाया गया है वो भी सही नहीं होता है। ठीक है, साथ ही साथ बात किया जाए तो महिलाओं और बच्चों का निरंतर बढ़ता हुआ यौवन और अन्य तरह का शोषण, जैसे यौवन का मतलब क्या हुआ कि भाई आप देखते हो कि बलात्कार वगैरह केसेस बढ़ते जा रहे हैं हर जगह पे। अन्य तरह का जो शोषण होता है, जैसे भाषावाद, क्षेत्रवाद आदि देश से भी इन देशों को खतरा उत्पन्न होता रहता है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं जो कि किसी भी गरीब देश यानी कि अल्प विकसित देशों के लिए होता है, विकासशील देशों के लिए खतरा होता है। अब हम बात करने वाले हैं जो अमीर देशों के लिए खतरा होता है वो कौन से खतरे होते हैं। तो देखिए, जहां तक विकसित राष्ट्रों का प्रश्न है, उनके सामने अनेक परमाणु बमों के वर्चस्व बनाए रखना। अब देखिए, विकसित राष्ट्रों के लिए खतरा क्या है, इनके लिए खतरा मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो ये है अमेरिका और ये है सोवियत संघ, इनका ही एग्जांपल लेके बता देता हूं। एक को कहते हैं पहली दुनिया, एक को कहते हैं दूसरी दुनिया। अब इसके पास भी सैन्य हथियार थे, इसके पास भी सैन्य हथियार थे। अब इसके लिए खतरा ये था कि इसके पास हथियार ज्यादा ना हो, और इसके लिए ये खतरा था कि इस वाले के पास हथियार ज्यादा ना हो। तो अब इनके लिए ये खतरा हो जाएगा। और दूसरा खतरा क्या होगा, दूसरा खतरा ये होगा कि अब ये ज्यादा से ज्यादा फैले ना, और ये भी ज्यादा से ज्यादा फैले ना, एक दूसरे के लिए खतरे बन जाएंगे। तो ये देखिए क्या लिखे कि जहां तक विकसित राष्ट्रों का प्रश्न है, उनके सामने परमाणु बमों के वर्चस्व को बनाए रखना, विश्व की अन्य शक्तियों को नई परमाणु शक्ति बनाने से रोकना। यानी कि इनका एक ये भी है कि हमारे पास परमाणु बम आ तो गया है, लेकिन हम दूसरे को परमाणु बम बनाने नहीं देंगे। दूसरी ओर पहली दुनिया के देश चाहते हैं कि नाटो बना रहे हैं। जैसे आपने देखा कि सोवियत संघ का जब अंत हुआ था, ठीक है, तो उस टाइम पे 15 देशों में डिवाइड हो गया था। अच्छा, नाटो किसने बनाया था, तो मैंने आपको बताया था अमेरिका ने नाटो बनाया था, NATO, सीटो बनाया था, CATO, और सेंटो बनाया था, SEANTO, सेंटो बनाया था। नाटो, सीटो, सेंटो किसने बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। और सोवियत संघ ने क्या बनाया था, वार्सा पैक्ट बनाया था। तो यही चीज लिखा हुआ है कि अमेरिका ये चाहता है कि नाटो बना रहे, यानी कि ये देश बना रहे, लेकिन वार्सा पैक्ट ना बना रहे। और सोवियत संघ ये चाहता है, यानी कि रूस ये चाहता है कि वार्सा पैक्ट बना रहे और बाकी के जो देश है नाटो, सीटो, सेंटर ये ना बना रहे। तो एक देश को इस हिसाब से खतरा होता है। तो देखिए क्या लिखा है, दूसरी ओर पहली दुनिया के देश चाहते हैं कि नाटो बना रहे, वार्सा जैसे कोई सैन्य गठबंधन भूतपूर्व साम्यवादी देश पुनः गठित ना हो जाए। यानी कि अमेरिका ये चाहता है कि जैसे सोवियत संघ पहले था, वैसा कोई अन्य जो संगठन विश्व में ना आए, क्योंकि खतरा पैदा हो जाएगा ना अमेरिका के लिए। इसलिए आगे विकसित देश ये चाहते हैं कि सभी देश मुक्त व्यापार, उदारीकरण, वैश्वीकरण को अपनाएं, और सभी तेल उत्पादन राष्ट्र उन्हें अपनी इच्छा अनुसार ठीक ठाक कीमतों पर निरंतर तेल की सप्लाई करते रहें। यानी कि विकसित देश ये चाहते हैं कि जितने भी देश हैं, चाहे छोटे हैं चाहे बड़े हैं, जिनके इधर तेल संसाधन है, वो बड़े देशों से बना कर रखें, और बड़े देश जब मर्जी करें जब तब जाके वो तेल ले जा सके, और नियमित यानी कि कम से कम पैसों पे तेल ले जा सके। इसीलिए याद करो कि इराक पे अमेरिका ने हमला किया था ना, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, मैंने आपको बताया था। तो ये चीज है। तो जो अमीर देश है वो ये चाहते हैं कि छोटे देशों पर पूरा कब्जा बना के रखें और अपनी इच्छा के अनुसार वो उनको यूज कर सके। आगे विकसित देश ये चाहते हैं कि आतंकवादियों से निपटने के लिए न केवल वे सभी परस्पर सहयोग करें, अपितु तीसरी दुनिया के सभी देशों से उनका साथ रहे। यानी कि विकसित देश ये चाहते हैं कि आतंकवादियों से अगर हमें निपटना है तो हमें सबके साथ मिलकर काम करना है, चाहे तीसरी दुनिया हो, चाहे दूसरी दुनिया हो, चाहे पहली दुनिया, हमें सबके साथ लेकर काम करना है। आगे विकसित देश चाहते हैं कि बर्ड फ्लू, एड्स जैसी सभी नई बीमारियों को, महामारियों को रोकने में किसी भी प्रकार की ढिलाई न हो, और कोई भी राष्ट्र रासायनिक हथियार, जैविक हथियार न बनाए, और उससे बहुराष्ट्रीय निगमों को वर्चस्व और एकाधिकार विश्व स्तर पर बना रहे। यानी कि इनका कहना यह है कि कोई भी देश हथियार ना बनाए, क्योंकि अगर कोई भी देश हथियार बनाएगा तो जाहिर सी बात है इन देशों को टक्कर दे देगा। तो इस वजह से सभी को ये दबा कर रखना चाहते हैं। आगे वे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ती हुई शक्तियों से, जैसे चीन, भारत आदि के प्रभाव से वंचित है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि वो ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है उसमें
चीन और भारत अपने प्रभाव ना छोड़े। और आपको पता है चीन और भारत एक ऐसी शक्ति है जो आने वाले टाइम में धीरे धीरे इतना डेवलपमेंट कर लेगी, इतना डेवलपमेंट कर लेगी कि आगे चल के सभी देशों को टक्कर दे पाएगी। तो इस वजह से जो अमीर देश हैं, जो बड़े देश हैं, इन देशों से कहीं ना कहीं खतरा महसूस करते हैं। साथ ही साथ ये चैप्टर ओवर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया। आई होप सो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो को देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। बाकी नोट्स लेना है तो 7011911279 पे मैसेज कीजिएगा, चीजों को समझिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में, अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।